हेलो बच्चों, मैं गौरव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस पेरिस चैनल फिजिक्स एंड विषय पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जो क्लास 10th का चैप्टर हमारा रनिंग में है, जिसमें हमने सीखा था कि रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन होता है, कैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कनेक्टेड है। आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस और इसके क्या क्या फिनोमिनाज होते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास दो मीडियम है, एक रेयर मीडियम है और एक डेंसर मीडियम है। अब हम क्या करते हैं, ये जो डेंसर मीडियम है, इस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ एक लाइट रे भेजते हैं। अब ये लाइट रे जाएगी तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जहाँ पर ये लाइट रे गिरेगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। हम जानते हैं वास्तव में इस लाइट की पाथ ये होनी चाहिए थी, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है तो पाथ इसका थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और इस तरीके से बनेगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो एंगल है, ये जो एंगल आई है, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। मान लो कि मैंने इसको इतना बढ़ा दिया तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बन जाएगा। अब इसी कंडीशन में क्या करूँगा, थोड़ा सा अगर इसको और बढ़ाऊंगा, फिर हम देखेंगे एक कंडीशन ऐसी रहेगी कि इस पे 90 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा। कैसा बनाएगा? 90 डिग्री का। तो हमने क्या देखा कि एक वैल्यू ऐसी आ गई, इतना हमने रिफ्लेक्ट कर दिया कि उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 90 डिग्री। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इतना बढ़ाते जाएं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाए। तो ऐसा एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जब इतना बढ़ा दी जाए कि उस रिफ्लेक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे एंगल को बच्चों बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल की हम डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों। क्रिटिकल एंगल क्या है हमारे पास? क्रिटिकल एंगल क्या बच्चों? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस for which angle of diffraction is 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारा 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल को बच्चों क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल इज व्हाट? इट इज ए एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 90 डिग्री हो जाता है। अब आगे देखते हैं इसको, थोड़ा इसको हम और बढ़ाते हैं। देखेंगे बच्चों कि एक मीडियम ये है डेंसर और ये है रेयर। ठीक है। अब हमने क्या किया, फिर से वही काम, मैंने यहाँ से इसको इस एंगल पे डाला कि ये एंगल आई जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, जो कि हमारा कितना मान लिया हमने? C। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा कितना हो गया? ये 90 डिग्री हो गया। तो हमने एक चीज सीखी बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। किसका म्यू? जो हमेशा याद रखो, जब म्यू लिखते हैं तो आप याद रखो कि जो मीडियम मोड़ने का काम कर रहा है, यहाँ मोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये रेयर मीडियम। अब ये एयर हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो जो मोड़ने का काम करता है उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है साइन आई बाई साइन आर। अगर लाइट रे इधर से आ रही होती तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर होता, तो साइन आई बाई साइन आर लिखते तो पर वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका होता? जो मीडियम लाइट को मोड़ने का काम करता है। यहाँ लाइट को मोड़ने का काम कौन कर रहा है? रेयर मीडियम। तो किसका मिलेगा हमें? रेयर मीडियम का रिफ्लेक्टिव मिलेगा म्यू ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। हम लिखेंगे साइन आई को लिख सकते हैं हम साइन सी। साइन सी मतलब क्रिटिकल एंगल इक्वल टू साइन आर की वैल्यू हो जाएगी तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू म्यू ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम।
हम लिखेंगे साइन सी अपॉन 1। आप जानते हो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो दिस विल बिकम म्यू ऑफ रेयर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, म्यू ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ डेंसर मीडियम इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अगर मैं डेंसर मीडियम का निकालना चाहूँ, म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, इसको पलटूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी। अब ये मैं क्या बता रहा है कि जितना डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही जो हमारा इसकी वैल्यू होगी इस एंगल की वो कम होगी, मतलब जो क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू कम होगी। देखो एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान से समझिए आप, क्या बताया मैंने, म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। साइन सी मतलब साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। अब देखो ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जब हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो एंगल की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर मैं क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो उसका मतलब उसका म्यू कम हो जाएगा। कैसे समझेंगे इस बात को, ध्यान से देखो आप क्या करेंगे बच्चों, हम आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया, क्या, म्यू ऑफ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। तो बच्चों इस बात को हम कैसे समझेंगे कि म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। मतलब ये क्या बताता है कि डेंसर मीडियम का जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ये जितना ज्यादा उतना ही ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम। जैसे मान लो हम दो एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, एक लेते हैं ग्लास और एक ले लेते हैं डायमंड, ठीक है। अगर हम देखें ग्लास का बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग होता है 1.5 के आसपास मान लेते हैं, तो इसका क्रिटिकल एंगल जो बच्चों होता है वो होता है 48 डिग्री के आसपास होता है। ऐसे ही डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 2.42 और इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है बच्चों वो होता है 24 डिग्री के समथिंग, 24.41 डिग्री। अब देखो इसमें आप ध्यान से देखो, इसका देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है ग्लास का, तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ज्यादा है। ऐसे ही इसमें देखो आप डायमंड में क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 24 डिग्री है, यानी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम है लेकिन इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो ये हमें ये रिलेशन बताता है कि जितना डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही कम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होगी। जैसे हम देखें अगर इसको कि मान लो ये हमारे पास गिलास है, तो गिलास के लिए हमें कितना डालना पड़ेगा बच्चों, केवल 48 डिग्री का क्रिटिकल एंगल, तो हमारी ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री का मिलेगा। ऐसे अगर मैं डायमंड की बात करूं तो डायमंड मुझे कम चाहिए एंगल, केवल 24 डिग्री का एंगल चाहिए जिसपे हमें क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू उतनी उसके लिए कम हो जाएगी। तो ये हमारा रिलेशन, ये डायमंड के लिए और ये गिलास के लिए, ठीक है। अब आप देख लो, जैसे अगर मैं बताऊं आपको कि अगर मान लो यहाँ 48 डिग्री है तो कितने, मान लो मैंने यहाँ से 90 रेज डाली तो 90 में से कितनी रेज है, पहले कैसे था वो इसी में आता है इस तरीके से, तो इसने कितना मोड़ा इसको 42 डिग्री मोड़ा, और इसने देखो इसका एंगल 24 तो ये 24, इसने कितना मोड़ा इसको 66 डिग्री मोड़ा 90 में से। तो ज्यादा मोड़ने का काम कौन कर रहा है, जब डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसका क्रिटिकल एंगल कम है, तो वो लाइट रे ज्यादा बेंड करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन। अब अगर हम बात करें बच्चों, अब हम बात करते हैं एक और फिनोमेना जिसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है ये, मान लो बच्चे ये हमारे पास वही ग्लास की शीट है, ये मीडियम है ग्लास है नीचे, और हमने क्या किया एक लाइट रे को यहाँ से डाला, ये हमारा क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल पे डालने पे हमें पता है ये इसके 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब सोचो कि मैं इस क्रिटिकल एंगल को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा बच्चों, ये जो आपका 90 डिग्री का एंगल बना था अब ये
इस तरीके से लाइट रे को इसी मीडियम में वापस भेज देगा। और ये जो फिनोमेना हुआ है, क्या हुआ बच्चों, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। मतलब जिस मीडियम से लाइट रे जा रही थी, लाइट रे वापस उसी मीडियम में एंटर कर गई। और जब लाइट रे किसी भी मीडियम से टकराकर वापस उसी मीडियम में आती है, जिससे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन हम तो रिफ्रैक्शन के साथ, जब रिफ्रैक्शन की प्रोसेस कराते कराते रिफ्लेक्शन में एंटर कर गई, तो इसे हम बच्चों कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब अगर मैं क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बढ़ाकर थोड़ी सी भी ज़्यादा बढ़ाता हूँ, तो हमारा जो मीडियम है वो लाइट को वापस उसी मीडियम में भेज देगा। यानी जब भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा करेंगे, तो लाइट रे हमारी वापस उसी मीडियम में एंटर कर जाएगी। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पर कि अगर मान लो मैंने इसको थोड़ा सा और बढ़ाया, मान लो ये रे यहाँ गई, तो क्या ये रे और बढ़ेगी? नहीं, ये रे इस तरफ रहेगी। ऐसा क्यों होगा? अब आपको ये बात बहुत ज़्यादा दिमाग में रखनी है कि जब TIR की प्रोसेस होती है, मतलब एक बार लाइट रे वापस मीडियम में आ गई अगर, उसके बाद यहाँ पर जो लॉज फॉलो होंगे बच्चों, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होना स्टार्ट हो जाएंगे। कौन सा स्टार्ट हो जाएंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब अगर ये मान लो 24 था या 48 था, मैंने इसको बढ़ा के 49 कर दिया, तो यहाँ पे भी एंगल कितना होगा? 49। अब हम इधर से मेजर नहीं करेंगे, हम मेजर किधर से करेंगे? नॉर्मल के इस तरफ से। क्योंकि अब कौन से लॉ फॉलो होंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप इसको और ऊपर बढ़ाएंगे तो ये और ऐसी आएगी। मतलब ये जो एरिया है, इसके अंदर अभी लाइट रे नहीं आएगी। जितना क्रिटिकल एंगल है, उस क्रिटिकल एंगल के दोनों तरफ लाइट रे एंटर नहीं करेगी। उससे ज़्यादा बढ़ाने पर ये एरिया कवर होगा, ये वाला। इधर बढ़ाते जाएंगे हम, इधर बढ़ाएंगे ये इधर जाएगी, हम इधर बढ़ाएंगे ये इधर जाएगी। इस तरीके से ये एरिया कवर होता जाएगा और ये एरिया हमारा ब्लैंक रहेगा। तो ये प्रोसेस होती है हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ठीक है। कौन से लॉज फॉलो होंगे यहाँ पर बच्चों? सारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। और एंगल एक बार क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो ये फिनोमिना होता है। उस कंडीशन में ये जो आई है, तो हमारा ये एंगल आर होगा, ना कि ये आर होगा। ठीक है। अब इससे आपने एक चीज देखी होगी कि डायमंड के अंदर लाइट ट्रैप हो जाती है। तो डायमंड के अंदर लाइट इसीलिए ट्रैप हो जाती है क्योंकि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और वो ज्यादा रेज को बेंड करता है। मैंने आपको बताया 66 रेज। सोचो यहाँ पर ये डायमंड है और ये इस पे पड़ा वाला नॉर्मल, ये 24 डिग्री का एंगल। अब सोचो अगर 24 से थोड़ा सा ज्यादा करूंगा मैं इसको, तो ये इस तरीके से आएगा। अब इतनी सारी लाइट रे जो होंगी, जो 90 लाइट रे मैंने इसके अंदर भेजी, उसमें से इतनी सारी लाइट रे इसने इसके अंदर ट्रैप कर ली। अब ये लाइट को ट्रैप कर लेता है, तो क्या करते हैं, जानबूझकर इस तरीके से डायमंड की कटिंग करते हैं बच्चों। तो उस पर पड़ने वाला एंगल जो है वो कितना रहे? हमेशा 24 डिग्री है। मान लो यहाँ से लाइट रे एंटर करी, तो हमने देखा यहाँ पर नॉर्मल, यहाँ से इस तरीके से कर गया, फिर यहाँ नॉर्मल, फिर इस तरीके से कर गया, ऐसे नॉर्मल, फिर ये इस तरीके से। ये एंगल ऑफ आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आई, ये आर। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है और लाइट इसके अंदर ट्रैप हो जाती है और फिर हमें अंधेरे में भी डायमंड चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये भी एक फिनोमेना है किसका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक है। दैट्स व्हाई डायमंड ग्लो इन द डार्क। अब और अगर मैं बच्चों में बात करूं उसकी, तो एक और फिनोमेना हम डिस्कस करते हैं इसका, जिसे हम बोलते हैं मिराज। क्या बोलते हैं? मिराज। मिराज क्या होता है? ये मोस्टली हमें समर डेज में इसकी फीलिंग आती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम गर्मी हो बहुत ज़्यादा और हम अगर किसी रोड पर ट्रैवल करते हैं तो हमें लगता है कि आगे पानी भरा हुआ है, जबकि आगे वहाँ पानी नहीं होता है। जब वहाँ पहुँचते हैं हमें लगता है पानी नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चों हमारी आँखों को जो ट्रेनिंग है वो शुरू से ऐसी ट्रेनिंग होती है कि हम पानी को जब भी देख पाते हैं कि जब हमें पानी में किसी चीज़ की परछाई दिखती है। तालाब अगर सूखा है तो हमें उसकी सतह दिखाई देती है, उसकी सरफेस दिखाई देती है। लेकिन उसी अगर तालाब में पानी भरा हुआ है तो हमें पानी नहीं, हमें पानी का कलर ब्लू दिखाई देता है, जो कि किसका कलर होता है? स्काई का कलर होता है। और स्काई की जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आती है वो हमें दिखती है और हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है।
कभी हम घर पर होते हैं, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और वहाँ पानी डाला हुआ तो हम कभी कभी फिसल जाते हैं, और जब फिसल जाते हैं तो उस टाइम में पानी दिखाई नहीं देता। लोग कहते हैं कि दिखाई नहीं दिया क्या, तो सच में हमें पानी नहीं दिखाई देता उस टाइम, क्योंकि हमें वो सरफेस दिखाई देती है। जबकि हमारी आंखों को ट्रेनिंग क्या है कि हमें रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। अगर उस पानी में हमें छत की रिफ्लेक्शन दिख जाती तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पानी भरा हुआ है। तो ये एक फिनोमेना है मिराज का, जो कि क्या होता है, मोस्टली सैंड एरिया में होता है, रेगिस्तानों में होता है। कैसे होता है इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं अपन। गर्मियों में जो मान लो समर डेज हैं, ये जो है वो लेयर है एटमॉस्फेयर में, और मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो खड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ एक पेड़ लगा हुआ है इस तरीके से। अब जैसे जैसे हम सरफेस को नीचे देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि नीचे हमारी इतनी हॉट हो जाएगी सैंड, और ऊपर कैसी होगी, कोल्ड होगी। तो ये जो हमारी ये आदमी जो हमारा है यहाँ खड़ा हुआ है, ये हुआ क्या बच्चों कि यहाँ से लाइटर चलेगी तो ये जब हॉट है तो यहाँ पर कैसा मीडियम होगा, रेयर होगा, और यहाँ कैसा होगा, ऊपर कोल्ड है तो डेंसर है। अब देखो मान लो एक लाइटर यहाँ से आई इस तरीके से चली, ये मान लो लेयर्स हैं, तो हम जानते हैं यहाँ नॉर्मल डालेंगे अपन। अगर ये रेयर में जैसे जैसे नीचे आएंगे तो रेयर 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 यहाँ पर रेयरेस्ट आ जाएगा, तो क्या होगा, लाइटर नॉर्मल से थोड़ा दूर हटेगी। अब फिर से हमने डाला, अब लाइटर थोड़ा और बेंड करेगी और ये इतनी वैल्यू हो जाए कि ये क्रिटिकल एंगल का काम करने लग जाएगी, एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए इस मीडियम के लिए, तो क्या लाइटर वापस इस मीडियम चलना स्टार्ट कर देगी। अब मान लो ये और थोड़ा बड़ा होता है तो क्या होगा, ये वापस इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्लेक्ट करते करते फिर हमारी आंखों में ये पहुंचेगा। ऐसी मान लो एक रे और आई जो कि इसी तरीके से पहले इसने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किया और हमारी आंखों तक पहुंच गई। अब देखो हमारी आंखों को क्या ट्रेनिंग है कि लाइट रे जहां से आती है हमारी आंखें उस चीज को बैक ट्रैक करती हैं, तो हमारी आंखें इसको बैक ट्रैक करेंगी इस लाइट रेज को, और हमें दिखेगा कि यहाँ पर कोई इमेज बनी हुई है इस पेड़ की। अब हमें जब अगर यहाँ पर पेड़ दिखेगा, हमें दिखेगा कि यहाँ पर कोई इमेज है, इसका मतलब हमें इमेज कब दिखाई देती है, जब हमें लगेगा कि ये रिफ्लेक्शन है, और ये रिफ्लेक्शन कहाँ पे दिखाई देगा, हमें पानी में। तो जब हमें लगता है कि इस पेड़ ये पेड़ उल्टा है तो हमें लगता है कि इसका यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और इसलिए हम वहाँ भाग के जाते हैं, और हमें बाद में जब पहुँचते हैं तो हमें पता लगता है कि वहाँ पर पानी है ही नहीं। रेगिस्तान में बहुत होता है, बाहर दूर जाते हैं, आपने देखे होंगे टीवी सीरियल्स में आते हैं वो, और पानी 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 पागलों तरह भागते फिरते हैं, और जब वहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर उनके हाथों में सेंट्स आती है। तो डेट इज साइंटिफिक रीजन है। लोग कहते हैं कि वो प्यास की वजह से उसको हर जगह पानी पानी नजर आ रहा है, डेट इज नॉट करेक्ट, डेट इज देयर इज साइंटिफिक रीजन बिहाइंड डेट। ओके, सो दिस इज द वे हाउ मिराज फॉर्म्स एंड हाउ मिराज टेक्स प्लेस। ओके, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, जो कि पूरी तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। तो अगर मैं बात करूं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर भी एक ऐसी मटेरियल है जो कि बहुत मदद करती है हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। कैसे, इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है बच्चों हमारी फोन सी लाइंस में, और एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स को भेजने में। तो कैसा होता है, देखो ये ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, हमारे इतना ग्लास की इतनी पतली पतली वायर होती है, मतलब हमारे बाल की मोटाई के बराबर या उससे भी पतली। जैसे आपने टेलीफोन लाइन्स देखी तो उनके अंदर देखा होगा कि जो वायर आता है टेलीफोन लाइन का, उसके अंदर बहुत पतले पतले वायर होते हैं, और उन वायर्स में बहुत पतले पतले रेशे से निकलते हैं, जो कि ऑप्टिकल फाइबर होती है। क्या होती है, हमारी ऑप्टिकल फाइबर होती है। ठीक है, तो कैसे होती है, मान लो कि ये वही ग्लास का एक वायर है, ये जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं बच्चों कोर। क्या बोलते हैं हम, कोर। और एक लेयर इसकी ठीक बाहर होती है जो डेंसर मीडियम की होती है, थोड़ी सी इससे डेंस सॉरी रेयर होती है, रेयर मीडियम की होती है। ये कैसा होता है, रेयर होता है, और इसको हम बोलते हैं बच्चों क्लैडिंग। क्या बोलते हैं, क्लैडिंग।
अब ये क्लैडिंग और कोर दो पार्ट हो गए। इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, हम जानबूझकर लाइट को इस एंगल के साथ, एनर्जी को इस एंगल के साथ डालते हैं कि ये इसके साथ क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल बनाए, ये रहा नॉर्मल, और ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल बनाए, तो ये इस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का काम करती है। अब इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है इस ऑप्टिकल फाइबर में, कि इसमें एनर्जी लॉस नहीं होती। क्या लॉस नहीं होती? एनर्जी लॉस नहीं होती। एनर्जी लॉस क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप जानते हो एनर्जी लॉस कब होती है, जब कोई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो एनर्जी लॉस होने के चांस होते हैं। जैसे आप मान लो कि दौड़ रहे हो रोड पर और अचानक सामने पानी आ जाए और पानी में आप एंटर करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी में काफ़ी लॉस होगा। लेकिन उल्टा सोचो, अगर आप पानी में भाग रहे हो और भागते भागते रोड पे आ जाओ, उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी एनर्जी लॉस नहीं होगी। सेम कंडीशन यहाँ है कि बाहर जब रेयर मीडियम है, अंदर डेंसर मीडियम है, तो जाके से आप टकराएंगे, जब ये जो एनर्जी है टकराएगी, वो एनर्जी लॉस नहीं होगी और 100% एनर्जी कैसी रहेगी बच्चों, सेव रहेगी। एनर्जी लॉस कितना होगा बच्चों, 0। 100% एनर्जी कंजर्व रहेगी या हम कहें सेव रहती है। तो जो टोटल, क्योंकि इसकी टोटल एनर्जी सेव रहती है, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो टोटल वर्ड आता है, ये किसके लिए यूज होता है, एनर्जी के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ की टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो इसलिए हम कहते हैं टोटल इंटरनल, मतलब इसके अंदर अंदर होता है, और क्या होता है इसके अंदर प्रोसेस, रिफ्लेक्शन, इसलिए इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे कहाँ यूज होता है, फोन्स में। इसके द्वारा हम साउंड सिग्नल्स को, वीडियो को, ऑडियो को, इवन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को भी हम भेजते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कैसे भेजते हैं सर, तो उसके लिए एक डिवाइस होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर। अब ट्रांसड्यूसर क्या करती है बच्चों, एक तरीके के सिग्नल्स को दूसरे टाइप के सिग्नल्स में हम कन्वर्ट कर देती है। आप 12th क्लास में जाके कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसके अंदर आपको बताया जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये ऐसी डिवाइस होती है जो इन सिग्नल्स को लाइट की जो सिग्नल्स होते हैं उनमें कन्वर्ट कर देती है, और वापस क्या करते हैं, वापस उसको जब हम जहाँ पे उसको आउटपुट चाहते हैं, वापस उसको वो उसी फॉर्म में चेंज कर देती है। जैसे हमें इसको हम इससे हम लाइट को मोड़ भी सकते हैं। जैसे हमने यहाँ एक पतला सा ऐसा वायर लगाया और इसकी लंबाई इतनी कर दी कि इसको हमने यहाँ से 50 किलोमीटर दूर निकाल लिया जाके। अभी नदी चलेगी, इसके अंदर ट्रैवल करती जाएगी और वहाँ पर हम लाइट को देख सकते हैं। वहाँ पर हम ये प्रोमना प्राप्त कर पाएंगे कि लाइट को भी मोड़ा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिनास, कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हम यूज लेते हैं और क्या क्या इसका हमें जो फिजिकल वर्ल्ड है वहाँ पर हम इसके बारे के इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। इस प्रकार हमारे चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया है। बाकी आप पढ़ाई करते रहें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।